नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटर्स को राक्षस बताया तो एमपी की सियासत में उबाल आ गया। पूरी बीजेपी उनके बयान पर हमलावर है तो सीएम शिवराज ने जनता को भगवान करार दिया है। तो कुल मिलाकर चुनावी साल में सियासत राक्षस और देवता पर आकर टिक गई है। सियासत में फिर छिड़ी बहस। क्या बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस? सियासत में ये सवाल क्यों उठा, ये आप इस बयान को सुनने के बाद समझ जाएंगे। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। अभी नहीं, थोड़ा और सुनिए। अभी तो उन्होंने बीजेपी को ही राक्षस बताया है और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो जनता को ही श्राप दे डाला। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमपी चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला का है, जो प्रदेश की सियासत में उबाल ले आया है। हरियाणा के कैथल में जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे सुरजेवाला मंच से इतना कुछ बोल गए कि उन्होंने बीजेपी के साथ साथ जनता को भी कोस दिया। जाहिर है सुरजेवाला का बयान आया तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। देखते ही देखते बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार शुरू कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि हम तो जनता को ही भगवान मानते हैं। आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? चुनाव से ठीक पहले सुरजेवाला का ये बयान कहीं कांग्रेस को ही भारी न पड़ जाए। सियासी इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस नेताओं के बयान से सियासी फिजा ही बदल गई थी, जिसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिला। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया था, जिसने चुनावी फिजा का रुख बदल दिया था। ऐसा ही एक बयान 2014 में आम चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर का आया, जब उन्होंने कहा कि चाय वाला पीएम नहीं बनेगा। इसी साल राहुल गांधी ने जहर की खेती का आरोप तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया था। साल 2017 में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बताया तो 2019 में राहुल गांधी एक चुनावी रैली में पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहते नजर आए। इसी साल कर्नाटक चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएम को जहरीला सांप कह दिया। बयान पर बवाल मचा है, लेकिन कांग्रेस नेता सफाई देने में जुटे हैं और बता रहे हैं कि सुरजेवाला ने जनता को नहीं बल्कि राजनीतिक राक्षसों की तरफ इशारा किया है। सुरजेवाला जी ने कभी भी जनता को राक्षस नहीं किया है या कहा है, और जो राजनीतिक राक्षस हैं वो खुद समझ जाएं कि उनका इशारा किसकी तरफ है। वो जनता पर डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं। जनता को तो सिर्फ इतना मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन वाली सरकार है। अब वो राक्षस के मुद्दे को टर्न कर दें या और कुछ कर दें तो जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। राक्षस कौन है, अपने दिल को टटोल ले भाजपा तो वो खुद उसकी स्वीकारोक्ति कर लेगी। मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी जिस तरह फंसे, उसे लेकर कोर्ट ने भी राजनीतिक शख्सियतों को सोच समझकर टिप्पणी करने की सलाह दी थी, क्योंकि नेताओं के मुंह से निकले शब्द समीकरण भी बना सकते हैं और एक ही पल में समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में रंगी नजर आ रही है।
छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ अब महाकाल की शरण में पहुंचे। सावन सोमवार में उज्जैन पहुंचे कमलनाथ ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए। बता दें कि कुछ दिनों पहले कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की भी बात कह चुके हैं। इसके बाद अब सियासी गलियारों में कांग्रेस के हिंदुत्व राग की चर्चा है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। तो वहीं मध्य प्रदेश में अब बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर तैयारियां तेज कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि घोषणा पत्र कमेटी इसे लेकर काम कर रही है। घोषणा पत्र में आम लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कमेटी के प्रमुख जयंत मलैया जल्द ही संभागीय दौरा कर सुझाव लेंगे और सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। लगातार चर्चाओं के बाद जन आकांक्षाओं को जमीन से निकालते हुए प्रत्येक कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद उसकी एक व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गरीब कल्याण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर विकास, इन सारे मुद्दों को देखते हुए आगामी समय में जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आगामी मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्पना पर घोषणा पत्र समिति की बैठक में कल भी चर्चा हुई और आज भी इस पर व्यापक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने मिलकर के की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन पहली लिस्ट जारी होते ही बीएसपी में बगावत भी शुरू हो गई है। टिकट न मिलने से नाराज राजनगर के बीएसपी नेता विनोद पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पटेल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कि विनोद पटेल 2018 में बीएसपी की ओर से राजनगर सीट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें करीब 30,000 वोट हासिल हुए थे। बीएसपी ने इस बार रामराज पटेल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट न मिलने से नाराज पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो वहीं सपा के जयपाल सिंह यादव भी कांग्रेस में शामिल हुए, जिन्हें अरुण यादव ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आलोट में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि आलोट विधानसभा सीट जिस पार्टी का व्यक्ति जीतता है, सरकार उसी की बनती है। इसीलिए मैं आप सभी का आश्वासन लेने आया हूं। बड़ी ऐतिहासिक विधानसभा है। आलोट के बारे में ऐसा बोलते हैं कि आलोट विधानसभा जिस पार्टी की जीतती है उसकी सरकार बनती है। तो सरकार बनानी है ना, अपने को बनानी है कि नहीं बनानी है? सरकार बनानी है तो आलोट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये आश्वासन लेने आया हूं कि आप सब पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपराधियों के आशियानों में बुलडोजर चला रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बीजेपी का सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बुलडोजर ने छत्तीसगढ़ की सियासत का रुख ले लिया है। बुलडोजर को लेकर यहां सियासत तेज हो गई है और इसकी शुरुआत हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान से। अरुण साव ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए।
एक तरफ बीजेपी जहां सरकार बनने के बाद बुलडोजर चलाए जाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर सीधे हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम बुलडोजर में नहीं, कानून पर विश्वास करते हैं। बीजेपी का काम नफरत और हिंसा फैलाना है। अच्छी बात है, 1 साल पूरा हुआ अरुण साहू जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न बृजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है वो चालू करा लेते। जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी, अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। तो अरुण साहू जी अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इसके जरिए माहौल बदलने की कोशिश में है। तो अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। अब देखना होगा कि बीजेपी को ये छवि कितना फायदा पहुंचाती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस 15 अगस्त को एक बैठक करने जा रही है, जिसमें आगामी महामुकाबले के लिए रणबांकुरे यानी कि उम्मीदवार तय किए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी चुनाव में टिकट वितरण की रणनीति बनाई जाएगी, नए चेहरों को मैदान में उतारने और सर्वे रिपोर्ट के साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी मंत्रणा की जाएगी। चुनाव समिति का पहली बैठक है और पहली बैठक में हम लोग कुछ पहला फर्स्ट स्टेज का हम लोग रोड मैप तय करेंगे और कुछ औपचारिक चर्चाएं होंगी। कल हम लोग चुनाव समिति के माध्यम से कुछ रोड मैप तय करेंगे कि हम लोग प्रत्याशियों के लिए और किस तरह से हम लोग उनको आवेदन लेना या देना, किस तरह से हम लोग उसको करें, तो उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टिकट की गारंटी मिली है, इसीलिए वो बीजेपी में गए हैं, लेकिन चुनाव कहां से लड़ेंगे ये भी बता दें। अब चले गए हैं, अब उसको टिकट की गारंटी मिली तब वो गए हैं, अब कहां से लड़ेंगे वो बता दे, क्योंकि वो तो वर्तमान में उनको लगा कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये भी सुनने में आया कि लोरमी से नहीं लड़ेगा चुनाव। रायपुर में मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी का अब अंतिम समय चल रहा है, जितना परेशान करना है कर लें। जब अंग्रेज कांग्रेस को नहीं दबा पाए तो बीजेपी के लोग क्या दबा पाए। दिया जब बूझने वाला रहता है ना तो बहुत तेजी से भभकता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी अब अंतिम समय है। जितना लोगों को परेशान कर ले, जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले। कल खड़गे साहब आए थे और खड़गे साहब ने कहा ना कि जब हमको अंग्रेजों ने नहीं तोड़ पाया, जब हमको अंग्रेजों ने हमको नहीं दबा पाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या दबा पाएंगे।